जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का पोर्शन, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक के कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर्स के कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले बता दूं, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, वो भी पेड ग्रुप से। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। और आज के लिए मैं बता दूं कि आज आपको सिर्फ पीडीएफ मिल पाएगा, इसका हैंड रिटेन नोट्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये इसका हैंड रिटेन नोट्स मैं खुद ही नहीं बनाया हूँ। और इसलिए नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मैं घूमते फिरते इस क्लास को किया था। मैं फ्री नहीं था, तो जहाँ पे था वहीं पे मैंने इस क्लास को कर लिया रास्ते में ही, तो इसलिए नोट नहीं बना पाया। तो इसमें हम लोग थोड़ा स्पीड में खींचेंगे, छोटा वीडियो हो पाएगा, ये ज़्यादा डिटेल तो हम बात नहीं कर पाएंगे इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियां के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिक दी जाती है, उससे किस रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का उस स्वरूप जहाँ अस्थायी नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी के विपरीत, मतलब सरकारी नौकरी नहीं दिया जा रहा है और उसके विपरीत जो अनुबंध पे, अभी अनुबंध पे रखा जा रहा है, देखते हैं प्रत्येक चीज़ में अनुबंध पे रखा जा रहा है। और फ्रीलांस काम का मतलब जितना काम कीजिएगा उतना पैसा मिलेगा। ऐसा जो अर्थव्यवस्था होता है, जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर उसे प्राथमिकता दिया जा रहा है, उस टाइप की अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है। तो उस टाइप की अर्थव्यवस्था को गिग अर्थव्यवस्था बोला जाता है। और जो भारत में इसकी वर्चस्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था से सृजित लाभ के निम्नलिखित में से कौन सा घटक है। या इसका आंसर जो है, पिछला इकोनॉमिक का जो सेट हुआ था उसमें भी मैंने बताया था, लाभांश भी होगा और वितरित लाभ भी होगा और निगम लाभ कर, इनमें से सभी होगा। मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर कौन से नए नाम संगठन बनाया गया है। यानी यहाँ पे प्रस्तावित लिखा है, पुराना क्वेश्चन था इसलिए प्रस्तावित लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे होगा बनाया गया है। तो इसका नया नाम किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दोनों को मिक्स करके एक बना दिया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये दोनों के दोनों संस्था जो है वो स्वायत्त संस्था है, कोई सरकारी संस्था नहीं है, मतलब या फिर संविधान से संबंधित संस्था नहीं है, स्वायत्त संस्था या फिर स्वतंत्र संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा एक सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मूल्य वृद्धि निकालने के लिए उत्पाद का जो मूल्य होगा उसमें मध्यवर्ती जो उपभोग करें उसको घटाना पड़ेगा। आर्थिक विकास को मापने हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। तो क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग जो है कब और किसने किया, ये पूछ रहा है। तो ये जो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 1993 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को मौलिक रूप से सोचने का श्रेय जोन टिनवर्जन को जाता है, परंतु इसे मॉरिस डी मॉरिस के नाम से ही जाना जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, जितना क्वेश्चन, सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाया जा रहा है एक सेट में, तो आप कम से कम इतना कोशिश कीजिएगा कि जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है, यानी 50 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो इस सेम का सेम मतलब 50 क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो हमसे छूटे नहीं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उसे आप लोग छोड़ दीजिए एक पल के लिए, लेकिन अगर हम 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम हो या फिर कोई सेट हो, वहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम 100 तथा न्यूनतम मूल्य जो है वो 0 है। बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर याद नहीं भी करते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो वो चलेगा, क्योंकि किसी दूसरे क्वेश्चन में हम उसे कवर करवा देंगे। लेकिन जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसे आप लोग कम से कम याद करते हुए ही आगे बढ़िएगा। 50 का 50 क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ये जान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का सबसे उपयुक्त परिभाषा है। देखिए, मुद्रा का देखा जाए तो बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सिर्फ मुद्रा, सिर्फ मनी के लिए जो है डिफिनेशन ऑफ मनी, जैसे बहुत सारे बुक लिखा गया है सिर्फ मुद्रा का परिभाषा के लिए। बहुत सारा बुक है, जैसे डेफिनेशन ऑफ मनी हो गया, उस टाइप का बहुत सारा बुक है। तो मुद्रा की बहुत सारा परिभाषा हो सकता है। आप कहिएगा कैसे बोल सकते हैं कि बहुत सारा परिभाषा होता है। तो मान लीजिए कि रास्ते में कोई पैसा गिरा हुआ और मुझे उठाने का मन हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना, कोई ऐसा वस्तु जिसे रास्ते में गिरा हुआ देखकर मुझे उठाने का मन कर गया, उसे मुद्रा बोलते हैं। किसी प्रकार का भी परिभाषा हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक या
अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सभी बैठ के मुद्रा का एक परिभाषा जो है उसे निर्धारित किए हैं, वो है कि कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी तौर पर जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य से कम करना अवमूल्यन कहलाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मांग पूर्ति के शक्ति के क्रियाशीलन के कारण अगर स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में कमी आती है तो इसे मूल्यह्रास कहते हैं। ये भी सही है। देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अवमूल्यन पे। मन में आ रहा होगा कि अवमूल्यन बहुत सुनते हैं, लेकिन अवमूल्यन है क्या? अवमूल्यन ये है, जैसे कि अभी मान लीजिए $1 है, तो $1 का जो इंडिया में मान 80 के आसपास है, 80 के आसपास मान लेते हैं, लेकिन आरबीआई सनकेगा और रात में प्लान बनाएगा कि कल से जो है $1 का मान, मतलब अपना पैसा जो है उसका मान कम करना, उसका वैल्यू जो है कम कर देना, तो उसे हम कर देते हैं ₹92। ठीक है, कल सुबह से कर देंगे ₹92। इसे ही अवमूल्यन बोलते हैं। लेकिन अभी जो है खुली अर्थव्यवस्था है, प्रत्येक देश को प्रत्येक देश के बारे में जानकारी है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर इंडिया ₹92 कर रहा है तो कल जो है अमेरिका भी $1 का मान, मतलब 1 पॉइंट कुछ डॉलर का मान कर देगा, ₹92 लगभग बराबर कर देगा या फिर और अधिक कर देगा। इससे क्या होता है, जैसे कि अब अवमूल्यन कर लेता है कोई देश, अपनी मुद्रा का मान जो यानी वैल्यू घटा लेता है, तो जो देश जैसे अमेरिका हमारे यहाँ कुछ आयात करेगा या फिर हमारे यहाँ कुछ भेजेगा, तो जिस चीज़ के लिए $1 उसे देना पड़ता था यानी ₹80 देना पड़ता था, तो उस चीज़ के लिए हमको कितना उसको देना पड़ेगा? अगर हम अपना दाम बढ़ा के वैल्यू कम करके रखें हैं तो ₹92 देना पड़ेगा सेम चीज़ के लिए, जिसकी वजह से जो है अब अवमूल्यन नहीं होता। अवमूल्यन जो है मात्र 3 बार हुआ है। अब कब कब हुआ है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लास्ट जो हुआ था वो 1991 में हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया हूँ। और 1991 के बाद अभी तक एक बार भी अवमूल्यन नहीं हुआ है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिसके द्वारा आरबीआई व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है साख की राशनिंग। क्या कहलाता है? साख की राशनिंग। नेक्स्ट है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात SLR, देखिए एक होता है SLR और एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है SLR। ठीक है, तो उसका हो गया सांविधिक नकदी अनुपात। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात को 50% यानी 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? तो इनमें से क्या होने की संभावना है बताइए। तो इसमें क्या होगा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है, जैसे देखिए बाकी जितना आरबीआई के अलावा बाकी जितना भी बैंक है, एसबीआई से लेके एचडीएफसी जो भी बैंक है, सभी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आएगा, सीधा वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आएगा। और उसमें क्या होगा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटाएगा। क्या करेगा? घटाएगा। जब देखिए आरबीआई किसी भी, जैसे एसबीआई को आदेश दे देता है कि आप पहले कितना भी पैसा रखते थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज से आप जो है अपने पास जितनी पूंजी जमा की गई है उसका 50 आधार अंक दिया है ना, 50% रखे। हो सकता है कि आरबीआई पहले 50% नहीं रख के 20% रखता हो, ठीक है, और एसबीआई 20% रखता हो, ठीक है। आरबीआई जो है उसे बोल देता है कि 50 आधार अंक यानी अपने आप पूरे पूंजी का 50% अपने पास रखेंगे, 50% से कम नहीं रखेंगे, और 50% के अलावा जो आपके पास बचता है उसको आप ऋण दे सकते हैं या फिर जो भी करना है कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो उधार कम देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण बीमा कराकर कोई व्यक्ति लाभ का अर्जन कर सकता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो है साधारण बीमा कराकर लाभ का अर्जन कर सकता है, साधारण बीमा कराकर कर सकता है। नेक्स्ट है, जीवन बीमा से लाभ अर्जित नहीं किया जा सकता। ये भी सही है कि जीवन बीमा से लाभ अर्जित नहीं कर सकते। बिना जोखिम को कम अथवा शून्य करने का माध्यम है, ना कि लाभ अर्जन करने का। तो इसमें देखिए दोनों पॉइंट ये सही है, लेकिन इस पॉइंट को पढ़ने के बाद ये दोनों पॉइंट गलत हो जाता है। तो केवल 3 जो है, केवल 3 जो है ये इसमें सही होगा। बिना जोखिम, इसमें जोखिम का पॉइंट क्लियर नहीं किया था इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसमें जोखिम का पॉइंट क्लियर कर दिया इसलिए केवल 3 सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी एक मूल्यवर्धित कर है। हाँ, सही है कि जीएसटी एक मूल्यवर्धित कर है। जीएसटी का अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। हाँ, जीएसटी का अंतिम भार जो है, क्योंकि आप देखते होंगे जो लास्ट उपभोक्ता यानी जो
खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे आप भी कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास जो उसमें जीएसटी जोड़ा जाता है, जितना भी हो 8% 12% जो भी है, 5% या 12% जो भी जोड़ा जाता है वो उपभोक्ता पर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तीनों का तीनों सही है। औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कुल कितने वस्तु मूल्य को समाहित किया गया? तो 463 वस्तु को समाहित किया गया। बफर स्टॉक की अवधारणा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो बफर स्टॉक की अवधारणा जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई। राउंड ट्रिपिंग संबंधित है, तो राउंड ट्रिपिंग जो संबंधित है काले धन के वैध बनाने से संबंधित है। आप सोचिएगा कि क्या है राउंड ट्रिपिंग। जैसे मानिए कि हम हैं और ये एक मेरा दोस्त है नेपाल में, ठीक है, और आरबीआई क्या बोला या फिर भारत सरकार बोला क्या है कि नेपाल से जो भी पैसा आएगा उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, या फिर नेपाल से कोई भी लोग जो है हमारे देश में निवेश करता है उससे हम पैसा नहीं लेंगे, ऐसा अपना जो है भारत सरकार बोलता है। तो ये जो नेपाल वाला मेरा दोस्त है और हम हैं, मेरे पास मानिए कि कुछ काला धन है, ठीक है, तो हम क्या किए, ये अपने नेपाल वाले दोस्त को जाके दे दिए। क्या किए? नेपाल वाले दोस्त को जाके दे दिए और इसको बोले क्या कि तुम मेरे देश में किसी प्रकार का कोई ये जो है औद्योगिक या फिर कुछ भी निवेश कर दो किसी चीज़ में। तो वो क्या किया, निवेश कर दिया और ये शो कर दिया कि इस चीज़ का देखरेख जो है, इस पैसे का देखरेख या फिर जो काम शुरू हुआ इसका देखरेख हम करेंगे, मतलब मुझे शो कर दिया कि ये मेरा दोस्त करेगा, हम करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये तो मुझे शो कर दिया, इसका मालिक अब हम हो गए। तो ये जो ब्लैक मनी मेरा जो था वो वाइट मनी में बदल गया, इसे ही बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। लिबोर तथा मिबोर का संबंध किससे है? तो लिबोर तथा मिबोर का संबंध है कॉल मनी मार्केट से। किससे? कॉल मनी मार्केट से। नेक्स्ट है हेडलाइन मुद्रास्फीति किस सूचकांक पर आधारित है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है किस सूचकांक पर आधारित है? तो ये आधारित है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे। किस पे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी की स्वरूप अस्थायी है? अस्थायी हो जाएगा, देखिए मौसमी बेरोजगारी, ये जो है अस्थायी है। अब कैसे अस्थायी है समझिए, जैसे अभी मानिए कि बारिश का समय है, तो जब बारिश का समय आएगा तब जो है छाता बनेगा, तब जो है छाता जो है बनेगा, ठीक है। लेकिन बारिश का समय जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो छाता जो है बनना बंद हो जाएगा। तो इस समय जब बारिश का समय ख़त्म हो जाएगा तो इसे ही बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसम आया तो रोज़गार मिलेगा, मौसम ख़त्म रोज़गार ख़त्म। अब आ जाइए घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे कि कोई मैं जो हूँ, जैसे अभी मैं पहले किसी और जगह काम करता था, अब जो है मैं इस जगह को छोड़ के इस जगह में आया हूँ काम करने के लिए। तो इस दौरान इस कंपनी में जब मैं ज्वाइन करने के लिए गया तो ये मुझे बोलेगा कि आप ये पेपर दीजिए, वो पेपर दीजिए, वो पेपर दीजिए, यहाँ कीजिए, वो कीजिए, जो भी है नौटंकी करेगा। तो जिस दौरान हम यहाँ पे रिजाइन मार दिए उसके बाद हम इस कंपनी में अपना सारा पेपर जमा करने लगे, तो उस बीच में जो भी दिन, 2 दिन, 20 दिन, 10 दिन, जितने दिन हम जो बेरोजगार रहे उसे ही बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये भी जो है अस्थायी बेरोजगारी है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। ये आपको पता ही होगा कि चक्र के रूप में, अवस्था के रूप में जो है बेरोजगारी मिलती है, उसे चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है अपर्याप्त समृद्धि। हाँ, अपर्याप्त समृद्धि होगा तो ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, हाँ वृद्धि होगा तो ये निर्धनता पे जाएगा ही। जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी होगा तो निर्धन तो होंगे ही। और निवेश अगर कोई कुछ किसी भी चीज़ में करते हैं तो हम निर्धन नहीं होंगे, उससे हमें प्रॉफिट होगा और धन की प्राप्ति होगी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम सबसे अधिक है? तो जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम सबसे अधिक है। इसका कहने का अर्थ ये है कि कौन सा बंदरगाह ऐसा है जहाँ पे जैसे सामान आता है तो सामान लोड और फिर वहाँ से फिर जहाज़ को रिटर्न भेजना। जैसे सामान आया तो सामान को उतारना और फिर सामान लोड करना और फिर जहाज़ को रिटर्न भेजना, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है तो वो है मर्मागोआ, और सबसे कम समय लगता है कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट है अन्य बातें समान रहने पर जब मांग में पूर्ति की अपेक्षा कम वृद्धि होती है तब वस्तु के संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अन्य बातें समान रहने पर जब मांग में पूर्ति की अपेक्षा, इस पॉइंट को समझ सकते हैं आप, मांग ज़्यादा है इसमें और जो है बनाने वाला कम है, तो इससे क्या होगा? जैसे कि देखिए कोई सामान जैसे चेयर है, ठीक है, चेयर का
मांग ज़्यादा है, मांग रहा है 20 लोग और ये बन पा रहा है सिर्फ 10 चेयर ही बन रहा है और ख़रीदने वाले 20 लोग हैं। इसमें क्या होगा, तो जो 10 चेयर है इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। क्या होगा, 10 चेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे पहले था 200 रुपये में एक चेयर मिल रहा था, अब यही चेयर जो है 300 रुपये में एक मिलने लगेगा और जो इसमें क्षमता वाला लोग है वो 10 चेयर खरीदेगा। तो इसमें क्या होगा, सामान का दाम बढ़ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, संतुलन कीमत बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक ही वस्तु व सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कीमत विभेद। एक उत्पादक को जब उत्पादन में कमी या वृद्धि करने से लाभ नहीं होगा तब स्थिति कौन सी है, तब स्थिति है उत्पादन का संतुलन, उत्पादक का संतुलन। पूर्ति वक्र के अनुसार वस्तु के कीमत एवं उसके पूर्ति के बीच का संबंध कैसा होता है उसके, तो ये जो होता है ये होता है धनात्मक। उत्पादन की प्रक्रियाओं में साधनों के स्वामी द्वारा जो कष्ट दुख परेशानी उठानी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो जो कष्ट दुख परेशानी उठानी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, और तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अब प्रक्रिया में साधनों की स्वामी जो कष्ट दुख और परेशानी उठाते हैं तो इसे बोलते हैं उत्पादन की वास्तविक लागत। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अच्छा, यहाँ से आ गया है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। कुल 25 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो गया, अब 25 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ, ये किस शोध कार्य से जुड़े थे, ये जुड़े थे गॉड पार्टिकल्स की खोज से। और इधर ही इनका निधन हुआ है लगभग 2024 में या 23 में, इधर ही कुछ दिन पहले हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जॉन एल जैक स्वीटगर्ट लूनियर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, इसरो को। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किया गया हरिंदर सिंह को। वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जयराज सनमुग्रमा, जयराज सनमुग्रमा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया गया, ये आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में, वियतनाम, सिंगापुर, जापान। ये आयोजन किया गया है सिंगापुर में। कहाँ आयोजन किया गया है, सिंगापुर में। अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं थॉमस सुल्योक। कौन है, थॉमस सुल्योक। नेक्स्ट है शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन संगीत नाटक एकेडमी द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो ये दर्ज है विराट कोहली के नाम। नेक्स्ट है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो जल जीवन मिशन की सहायता में नीलगिरी जो है वो शीर्ष पर रहा है, तमिलनाडु में नीलगिरी। हाल ही में कहाँ पर गणगौर उत्सव मनाया गया है, तो हाल ही में कहाँ पर गणगौर उत्सव मनाया गया, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के गुज कोस्ट को इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स इतिहास रचा है, ये हो जाएगा सुमित नांगल। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे ये देश है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है, तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है, तो ये आपका, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, लक्षद्वीप में खोला होगा निजी बैंक, ये हो जाएगा एसबीआई। कौन हो जाएगा, एसबीआई। नेक्स्ट हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पे है, तो भारत जो है इस मामले में हो जाएगा आपका दूसरे स्थान पे। किस स्थान पे, दूसरे स्थान। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। 1 नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे अपना भारत है। सरहुल त्योहार किस राज्य में, सरहुल जो है झारखंड में। मानव अंतरिक्ष
कुरान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस वर्ष प्रेसिडेंशियल गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया अमेरिका के द्वारा। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? झारखंड में। हेम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा NTPC। नेक्स्ट है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक है 10वां। कौन सा रैंक है? हाँ, 10वां। ठीक है। नेक्स्ट, 20वीं एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कजाकिस्तान को काट के आप किर्गिस्तान कर लीजिए। क्या कर लीजिए? किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20वीं एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2024 का आयोजित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है किर्गिस्तान में। ठीक है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और पेड ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आपको मेरे टेलीग्राम पे बात करना होगा, जिसका चार्ज है सिर्फ 11 रुपये। टेलीग्राम पे बात कीजिए, आपको QR भेजा जाएगा, आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।